हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, क्योंकि मंडे को मैंने दे दिया था आपको ब्रेक, तो शेड्यूल वाला टॉपिक भी आज कवर करेंगे जो कि मंडे को करना था, राइट। इसके अलावा हम फिनिश करेंगे पार्लियामेंट्री एक्ट वाले चैप्टर को। कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं जिनसे हियर एंड देयर आए दिन कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़े से पुराने एक्ट हैं, कुछ नए हैं, बट बहुत प्रोमिनेंट एक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो उन कुछ एक्ट्स को देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट, वो वाला एक्ट। सिविल राइट्स एक्ट हो गया, सिविल राइट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वही फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने ये जो 100 दिन की यात्रा शुरू की थी, इस यात्रा का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो चुका है। आपने 21 दिन तक लगातार तैयारी कर ली है, ठीक है। अगर जो हमने मंडे का ब्रेक दिया था उसको हटा दिया जाए तो आपने 21 दिन तक लगातार पढ़ाई कर ली है। जितने भी लोगों ने 21 दिन लगातार बिना किसी रुकावट के इस इनिशिएटिव को फॉलो किया है, उन सभी को आज अपने आप को शाबाशी देने का दिन है। आप सभी तारीफ़ के काबिल हो। अपने लिए, खुद के लिए खड़े हो और कमेंट्स में लिखो आई डिड इट। सबको आज कमेंट में लिखना है आई डिड इट। भले ही आपका 2-3 दिन का बैकलॉग हो, आपने 4-5 दिन पीछे हो, कोशिश कर रहे हो, डेली आपको टेंशन रहती हो अगर कि ये करना ही है मुझे, तो आई डिड इट लिखो। क्यों लिखना है? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 21 दिन लगातार कर लो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अगर आपने 21 दिन तक इस इनिशिएटिव को फॉलो किया है तो मतलब आप 100 डेज तक भी करोगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो ये जो यूपी पीसीएस फिल्म्स की रेस है ना, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे, ठीक है। ये जो मैजिक आपके साथ होगा, आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि हम इसमें कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं। आपको शायद लगता हो कि काफ़ी चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, मगर याद रखना, एग्ज़ाम उन लोगों का क्वालिफाई नहीं होता जो सब कुछ पढ़ के आते हैं। एग्ज़ाम उन लोगों का क्वालिफाई होता है जो भले ही कम चीज़ें पढ़ें मगर वो अच्छे से पढ़ें, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, कमेंट्स में जब आप आई डिड इट लिखोगे तो पूरे कन्विक्शन के साथ उसको फील करके लिखना, अपने आप को शाबाशी देते हुए लिखना, क्योंकि आपके खुद के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बिल्कुल सैड होके दबे कुचले मन से मत लिखना है, स्मॉल लेटर में लिख चले गए आई डिड इट सर, ऐसे नहीं। बड़ा बोल्ड लेटर में लिखो आई डिड इट, कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है। खुद को मोटिवेशन दो, शाबाशी दो कि आपने कर दिखाया, राइट। डेली हसल तो कर रहे हो ना, डेली सुबह उठ के बैठ रहे हो पढ़ने, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो अपने आप को शाबाशी दो। अगर आप खुद अपने लिए खड़े होते हो तो यूनिवर्स बहुत तरीके के रास्ते निकालता है आपको सफलता दिलाने के लिए। तो क्या आप खुद के लिए खड़े हो? इस चीज़ को साबित करो और अच्छे से लिखो कि सर आई डिड इट, ओके। तो चलिए आपके 22वें दिन की शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं आज हम शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो 8 शेड्यूल थे, लेकिन अभी 12 शेड्यूल हो गए हैं, ओके। ये शेड्यूल होते क्या हैं? शेड्यूल की ज़रूरत क्या होती है? आपको पता है, जैसे कई बार बुक्स होती हैं तो बुक्स की कुछ डिटेल देने के लिए बुक में अपेंडिक्सेस बनाए जाते हैं। अपेंडिक्स देखा होगा आपने, राइट। वैसे ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो आर्टिकल्स तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मेन रूल्स हैं, ठीक है, कि वो आर्टिकल में मेंशन है क्या रूल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। उन्हीं आर्टिकल्स के लिए शेड्यूल बनाए गए हैं कि उस आर्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाए, राइट। जैसे कि मान लो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में बस इतना लिखा है कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये चीज़ आर्टिकल 1 में लिख दी गई। इसको एक्सप्लेन करता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो इसी को एक्सप्लेन करता है। उसमें लिस्ट बनाई जाती है कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, राइट। ये सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं, ओके। उन टेरिटरीज़ का क्या डिमार्केशन होगा, ये सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं, ओके। यानी कि हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो बताते हैं कि नियम क्या है, और जो हमारे संविधान में शेड्यूल हैं वो हमें बताते हैं कि उस नियम से जुड़ी हुई और डिटेल्स क्या होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा, ओके। अगर एग्ज़ाम में लिखा आ जाए कि शेड्यूल्स आर द अपेंडिसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। याद रखना, जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेड्यूल में आपको मिल जाती है, ओके। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल हो गए हैं। एक एक करके हम फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल से लेकर 12th शेड्यूल तक जो है हम पढ़ेंगे।
इसमें क्वेश्चन मेनली इस तरह के आते हैं, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा और सामने प्रोविजन लिख दिया जाएगा, मैच करना होगा कि फर्स्ट शेड्यूल से क्या है, फोर्थ में क्या है, राइट, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है। यही क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, इससे कुछ ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बन नहीं पाता है ना। अब ये जो शेड्यूल है इसको याद करने की एक बहुत पॉपुलर ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, बहुत पॉपुलर ट्रिक है। क्या है वो? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसी के थ्रू आप सब लोग शेड्यूल्स को रटते हो, राइट। टी से हो जाता है आपका टेरिटोरियल डिमार्केशन, ठीक है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई है फर्स्ट शेड्यूल में, कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम और उनके टेरिटरीज़ का जिक्र किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। ई से क्या होता है? ई से होता है कि कितने एमोलमेंट्स, सैलरी, अलाउंसेस दिए जाते हैं जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको, यानी कि सेकेंड शेड्यूल इज़ ई, एमोलमेंट्स की बात करता है, सैलरी की बात करता है, राइट। थर्ड शेड्यूल ए मतलब अफर्मेशन, अफर्मेशन और ओथ लेते हैं लोग, जो भी यूनियन के ऑफिस बेयरर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स होते हैं, वो सभी किस तरीके के ओथ लेते हैं, वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। ओके, फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है कि कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स का लोकेशन होगा राज्यसभा में, उसकी बात फोर्थ शेड्यूल में की जाती है। यानी फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा की बात करता है, इसलिए आर, ठीक है। एस यानी शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात की जाती है, ठीक है, जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसका जिक्र फिफ्थ शेड्यूल में किया गया है। तो टीयर्स समझ आ गया ना, टीयर्स, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोलमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन ओथ्स, आर फॉर राज्यसभा में कौन से स्टेट को कितनी सीट्स मिलेगी, एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज़ का जो एरिया है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका। तो टीयर्स तो हो गया। ओल्ड टीयर्स के बाद क्या है? टीयर्स ऑफ। तो ऑफ में जो ओ है वो है अदर ट्राइबल एरियाज़, यानी कि ये जो शेड्यूल्ड एरियाज़ देख लिया हमने, इसके अलावा कुछ और ट्राइबल एरियाज जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इसको सिक्स शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है, अलग से, क्योंकि ये अदर ट्राइबल एरियाज में आता है। तो ओ हो गया। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। एफ क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, तो एफ मतलब फेडरल लिस्ट, सेवन शेड्यूल आ जाता है हमारा। कैसे पावर्स को डिवाइड किया गया है यूनियन स्टेट के बीच में? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है 100 सब्जेक्ट्स हैं अभी यूनियन लिस्ट में, 61 सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में और अभी 52 सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, ऐसे याद रख सकते हो कि लगभग 100 जो हैं वो यूनियन में है, उसके लगभग हाफ कंकरेंट में है, ठीक है, और हाफ से 10 ज़्यादा स्टेट लिस्ट में है। लगभग इस तरह से याद रखोगे तो मोटा मोटा याद रहेगा, 100, 61, 52। ओके, ओरिजिनल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको करंट वाले नंबर से याद रखने हैं। ओके, सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सब आता है फेडरल लिस्ट में। तो एफ, तो हमने क्या देखा अभी तक? टीयर्स ऑफ। अब हम क्या देखेंगे? ओल्ड पीएम, OLD, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और एट्थ शेड्यूल की बात की गई है, ओ, ठीक है, ओ यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले 14 थी, अभी 22 हो गई। कौन कौन सी ऐड की गई? सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली, उड़िया, ये सारी ऐड की गई हैं। ओके, एल फॉर आता है लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, कैसे उन एक्ट्स को हमने डाल दिया था 9 शेड्यूल में, ताकि कोई जुडिशरी से इम्यून हो जाए वो एक्ट। ये सारी बातें लैंड रिफॉर्म्स वाली 9 शेड्यूल में करी गई हैं, तो ये भी याद रखना। ओके, अभी हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल याद कर लो कौन से शेड्यूल में क्या है। डी यानी 10 शेड्यूल, तो ओल्ड हो गया हमारा। 10 शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLAs ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। कोई किसी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर डिफेक्शन का चार्ज लगेगा, उसके लिए लॉ बनाया गया। ये सब चीज़ें 10 शेड्यूल में डाली गई हैं, क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? टीयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, 9 10 तक पहुँच गए। ओके, तो ओल्ड हो गया हमारा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स और डिफेक्शन, ठीक है। टीयर्स ऑफ हमने देख। लास्ट में पीएम तो सिंपल है, पंचायत, म्यूनिसपैलिटी, 11th और 12th शेड्यूल बहुत पॉपुलर है, राइट। तो एक तरीका तो ये है इसको याद रखने का, ठीक है, कि फर्स्ट से लेके हमने 12th शेड्यूल तक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके हमने याद कर लिया। ओके, ये भी तरीका है याद करने का। एक और तरीका है इसको याद करने का, वो मेरा अपना फेवरेट तरीका है, मतलब मैंने तो इस तरह से ही याद किया था। आई होप आपको ये तरीका भी पसंद आएगा। मेरा फ़र्ज़ है आपको दोनों तरीके बता दूं जिस तरह से आपको याद रखना। एक करप्ट लीडर की कहानी है। एक करप्ट लीडर का लाइफ साइकिल कैसे होता है, कैसे वो फर्श से अर्श पे जाता है, क्या बोलते हैं, फिर नीचे धड़ाम से गिरता है, वो कहानी है करप्ट लीडर की, ठीक है, कैसे उसका राइज एंड फॉल होता है। तो कोई भी लीडर है, ठीक है, सबसे पहले वो उसको एक टेरिटरी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्शन लड़ने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी भी स्टेट से चुनाव लड़ना हो तो एक टेरिटरी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसके बाद वो देखेगा कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरी जॉब वगैरह कितनी मिलेगी, मतलब सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, जॉब में पे कितना है, पहले इस बात का
रिसर्च करेगा, राइट। फिर चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, जीतने के बाद उसको ओथ लेनी पड़ेगी, है ना, ओथ लेनी पड़ेगी। इस तरीके से देख लो, 3 हमने देख लिया कि पहले एक टेरिटरी चुनी जहाँ से चुनाव लड़ना है, फिर उसके बारे में पता किया कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, फिर उसने चुनाव लड़ा और ओथ ले लिया, ठीक है। अब ओथ ले लिया तो उसका पहले तो भाई लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और फिर अल्टीमेट एम होगा कि जब बड़ा बुढ़ा हो जाऊंगा तो राज्यसभा में भी जाऊंगा, राइट। ये एम होता है सबका। तो लोकसभा से राज्यसभा तक का सफर तय करना है, तो राज्यसभा का जिक्र हो गया, राइट। इसके अलावा फिर क्या होता है, जब कोई इस लेवल का लीडर बन जाता है, ठीक है, अब लीडर तो बन गया, लीडर इस्टेब्लिश हो गया, अब उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ वगैरह, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए अच्छे से, है ना। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि भाई और भी कोई ऐसे एरियाज़ हैं क्या जो कि और ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे एरियाज़, कुछ और अदर एरियाज़ जो होते हैं, उन सब का देखना पड़ता है ना। सबसे पहले वो देखेगा कि कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर देखते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ कौन से हैं, ये इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल कवर हो गया इसके बहाने। उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ा सा और पावरफुल होते हैं तो उनमें आपस में पावर के डिवीजन को लेकर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर वो यूनियन में है तो स्टेट के लोग लड़ेंगे, स्टेट में है तो यूनियन के लोग लड़ेंगे, तो यूनियन वर्सेस स्टेट्स हो जाता है, राइट। क्योंकि पावर हो गया, पावरफुल हो गए हैं तो पावर में डिवीजन को लेकर लड़ाई होगी। तो पावर की डिवीजन की बात की गई है 7 शेड्यूल में, है ना। उसके बाद अब क्योंकि इनको पता है कि भाई हमें रीजनली हर रीजन में अपनी परचम लहराना है ताकि ऐसे कोई लड़ाई हो तो हम जीत जाएँ, तो हर रीजन में अपना परचम लहराने के लिए इनको सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है और हर भाषा में स्पीच देनी पड़ती है। जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं सब में स्पीच देनी पड़ती है ताकि सभी रीजन से हमारा कनेक्शन बना रहे, राइट। तो ये सारे हथकंडे ये अपनाते हैं। उसके बाद ये क्या कोशिश करते हैं कि हम जो एक्ट बना रहे हैं, जो एक्ट कानून पास कर रहे हैं, जुडिशरी उसमें कुछ ना कर पाए, इसलिए 9 शेड्यूल आ जाता है यहाँ पे, जुडिशरी से लॉस को इम्यून बनाने के लिए, राइट। लैंड वगैरह ग्रैब करने की कोशिश करते हैं लीगल तरीके से, तो लैंड रिफॉर्म वगैरह याद रखना 9 शेड्यूल में है ये सारी चीज़ें। तो ये इतने ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं अंत में, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, भाई कई सारी भाषाओं में बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कानून बना रहे हैं जो कि जुडिशरी से इम्यून हो जा रहा है। तो इतने ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं कि फाइनली ये प्लानिंग करते हैं कि अब अपनी पार्टी में कुछ नहीं रखा, दूसरी पार्टी में चलो, डिफेक्शन करने लग जाते हैं, राइट। यहीं पे इनके पाप का घड़ा भर जाता है, ठीक है। इनका जो नेशनल लेवल का दबदबा था वो यहीं से कम होने लगता है जब वो पार्टी स्विच कर लेते हैं। तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, इनको किसी गांव में जा करके दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है, फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है ग्रास रूट लेवल से। गांव में चुनाव अगर जीत गए तो फिर से ये चुपके से अर्बन सिटीज़ में जाते हैं कि यहाँ पे हम पहले कंट्रोल करें, फिर धीरे धीरे और हायरार्की में ऊपर जाएंगे। तो देखा कैसे एक विधानसभा से प्रॉपर गांव में आ गए, फिर शहर में कोशिश कर रहे हैं इनमें। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ अ लीडर है। अगर इस तरह से याद रखना चाहो तो एक बुक पे आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो और फिर आपको याद रहेगा। 1 से लेकर 12 तक का याद रखना है बस। तो दोनों तरीके से जैसे आपको सही लगे, यू कैन रिमेंबर इट, ओके। अब प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखना यार कि सर आपकी ट्रिक तो बहुत वाहियात थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ही अच्छी है, ठीक है। ठीक है, अच्छी है तो भाई टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ही कर लो, सबसे पॉपुलर ट्रिक यही है, मुझे पता है। बट मेरा तरीका जो याद करने का था मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके ना सभी शेड्यूल को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड से सिंपल है। फर्स्ट तो स्टेट ड्यूटीज़ की बात करता है, टेरिटोरियल डिमार्केशन की बात करता है। सेकंड शेड्यूल सैलरी एमॉल्वमेंट्स की बात करता है। जो थर्ड शेड्यूल है वो बात करता है ओथ और अफर्मेशन की। तो जो थर्ड शेड्यूल है उसके तहत किसकी किसकी ओथ का जिक्र किया गया है। कोई भी यूनियन का मिनिस्टर है उसकी, कोई भी अगर कैंडिडेट है जो पार्लियामेंट का चुनाव में खड़ा हो रहा है, कैंडिडेट है, ठीक है, इलेक्शन लड़ना चाह रहा है पार्लियामेंट का, उसके ओथ की बात की गई है, ठीक है। जो भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन गया, इलेक्शन जीत गया, मतलब उसको थर्ड शेड्यूल के तहत ओथ लेनी पड़ेगी, राइट। मतलब इन सभी की ओथ मेंशन है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो सीएजी हैं, इनकी ओथ मेंशन है। स्टेट के मिनिस्टर की, जो भी कैंडिडेट स्टेट का चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, ठीक है, यानी कि एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ओके। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट, स्टेट के मिनिस्टर, यूनियन के मिनिस्टर, ये तो 6 तो यही हो गए। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कैग का नाम नोट कर लेना, साथ ही साथ जजेस ऑफ हाई कोर्ट का नाम याद कर लेना। कितना सिंपल तरीके से समझ आ गया किसकी किसकी ओथ लेनी है, ठीक है, सिंपल है ना। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव चुनाव लड़ रहा हो, उसको ओथ दिलानी है। थर्ड शेड्यूल में उसकी ओथ मेंशन है, राइट। इसके अलावा मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो, ठीक है, उसको ओथ दिलानी है। इसके अलावा जो भी एमपी है या जो भी एमएलए है, ठीक है, मिनिस्टर हो या ना हो, उनकी भी ओथ दिलानी है। इतने हो गए, 6 तो यही हो गए बस। अब सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी, बस इतने लोगों की ओथ का जिक्र है थर्ड शेड्यूल में। याद रखना
प्रेसिडेंट की ओथ का जिक्र नहीं है, उनका उसका जिक्र आर्टिकल 60 में है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू हैव टू नो दिस। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड शेड्यूल। नाउ फोर्थ शेड्यूल तो सीट एलोकेशन की बात करता है राज्यसभा की, याद रखना लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की सीट एलोकेशन की बात करता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। अभी हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल पे। फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात करता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा शेड्यूल्ड एरियाज़ में। ओके, याद रखना फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में एक ही डिस्टिंक्शन है कि जो फिफ्थ शेड्यूल है वो मोस्ट ऑफ द इंडिया में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन सभी को इंक्लूड करता है। ठीक है, गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट मिलके इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वहीं जो सिक्स शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सिर्फ इन चारों जगहों की। ओके, यहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाए जाते हैं। तो यही डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज़ में। ओके, कोई आपसे पूछे कि भाई फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ क्या होते हैं, तो याद रखना ऐसे ट्राइबल एरियाज़ जो सिक्स शेड्यूल के एम्बिट के बाहर हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वो सभी फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले ट्राइबल एरियाज़ आते हैं। ओके, ये चीज़ याद रहेगी, इतना याद रखना बस। फिफ्थ शेड्यूल में जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है वो गवर्नर है, और सिक्स शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं, रीजनल काउंसिल्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, जब हम फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज़ को डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा इस बारे में। फिलहाल इतना याद रखना कि दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है। राइट, अभी हम बात करेंगे सेवन्थ शेड्यूल की। सेवन्थ शेड्यूल में आपको बताइए भाई, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है और कंकरेंट लिस्ट में 52 है। मैंने आपको बता ही दिया। यूनियन लिस्ट में हमेशा याद रखना जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं वही रहेंगे यूनियन लिस्ट में। रेडियो, टीवी, जो नेशन वाइड यूज़ होती हैं चीज़ें, स्टॉक, शेयर, फ्यूचर मार्केट्स, राइट, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवेज, कॉर्पोरेशन टैक्सेस। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सब पूरे सेंट्रल लेवल के मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो कि जिसमें आप कोई रीजनल वेरिएशंस नहीं पाते हो, सब नेशनल लेवल की चीज़ें हैं। स्टेट लिस्ट में देखो जो लोकल लेवल पे चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, पुलिस, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया। ठीक है, गैस, एग्रीकल्चर, रेलवे पुलिस, याद रखना पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों ही स्टेट लिस्ट का हिस्सा हैं। प्रिजन ये भी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो ये सब डिस्टिंक्शन याद रखना, पुलिस, रेलवे पुलिस, प्रिजन तीनों ही स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा हेल्थ, सैनिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, चाहे पंचायती राज हो गया, चाहे लैंड रिफॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आएंगी। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी है, फैमिली प्लानिंग, मतलब इन सब पे स्टेट और संसद मतलब पार्लियामेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। राइट, स्टेट लेजिस्लेचर भी और पार्लियामेंट भी, सेंटर और स्टेट कंकरेंट लिस्ट पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग करनी हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी हो, फैमिली प्लानिंग करनी हो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, ये सब जो लोकल लेवल के मुद्दे हैं इन सबको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। मतलब लोकल इंपॉर्टेंस भी है इनकी और नेशनल लेवल की प्लानिंग भी यहाँ ज़रूरी है, तो इन सभी चीज़ों पे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। ओके, तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट में थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। ओके, तो ये याद रखना ये चीज़। अच्छा, इसको आप इस तरह से तो याद रखते हो, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट में लगभग उसके हाफ हैं 52, स्टेट लिस्ट में स्टेट एक्सेट एक जैसा साउंड करा ना, स्टेट एक्सेट, स्टेट एक्सेट एक जैसा साउंड करा, तो याद रखना स्टेट एक्सेट है ना। तो 100, 61, 52 इस तरह से याद करके चले जाओगे। वो बोल देगा कि सेवन शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है उसमें टोटल कितना सब्जेक्ट है, तो इन तीनों को जोड़ के भी याद रख लेना कि टोटल 213 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। करंट फिगर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अदर देन जब संविधान बना था तो कितने थे। ठीक है, इधर उधर करिए तो 100 हो गया, 61 और 52। ओके, 8th शेड्यूल में बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। पहले 14 होती थी, अभी 22 हो गई हैं। इसमें ऐड भी की गई हैं कुछ लैंग्वेजेस, तभी तो 14 से 22 हो गई ना। सिंधी 21st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई 1967 में। कैसे याद रखोगे, 21 सिंधी, किसी से अगर आपका एक किस हो जाए तो संधि हो जाती है ना, तो एक किस से संधि हो गई, इस तरह से याद रखना। कोनकली, नेपाली, मणिपुरी 71st अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। कैसे याद रखोगे, मैंने आपको तो नहीं, मतलब ग्रंथ लेक्चर से बताया था कि मणिपुरी को ना पानीपुरी की तरह पढ़ लो। पानीपुरी, ठीक है, एक प्लेट में देखो, ये प्लेट है, यहाँ पे 7 पानीपुरी रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप सोच रहे होगे भाई एक प्लेट में 7 पानीपुरी का मतलब क्या है। एक प्लेट में 7 पानीपुरी का मतलब ये है कि 7 पानीपुरी इन 1 प्लेट, यानी 71st अमेंडमेंट एक्ट से मणिपुरी को ऐड किया गया। ठीक है, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट से पानीपुरी आप अगर याद आ गया तो याद रखना, आपको आगे लगेगा कि भाई हमारे यहाँ तो मैक्सिमम एक प्लेट में 5 या 6 पानीपुरी देते हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ एक प्लेट में 7 पानीपुरी मिल रहा है, तो वो नेपाल में मिल रहा है। ठीक है, नेपाल में मिलता है एक प्लेट में 7 पानीपुरी, वहाँ ज़्यादा देते हैं भाई। ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे क्योंकि एक प्लेट में 7 पानी पूरी देते हैं तो कोई आनाकानी नहीं करता, सबको खाना पड़ता है, तो कोई आनाकानी नहीं करेगा। ओके, तो 7 पानी पूरी इन 1 प्लेट, ठीक है। इन नेपाल वहाँ पे कोई आनाकानी नहीं करता, कोंकणी नेपाली पानीपुरी सब 71st अमेंडमेंट से है। आई होप आपको याद हो गया होगा ये भी। बोडो डोगरी मैथिली संथली 92nd अमेंडमेंट से एक्ट किया गया। कैसे याद रखोगे, बोडो MS यानी कि BDMS, थोड़ा सा बदमाश जैसा साउंड कर रहा है, बदमाश। अगर बदमाश की बदमाशी पकड़ी गई तो क्या हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है, बस 9 2 11 हो गया, राइट। बाकी उड़िया 96th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, लेटेस्ट ही है तो ये तो याद ही रहेगा। बाकी उड़ीसा 96, दोनों में 6 आता है तो याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं कि सिंधी कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई, कोंकणी नेपाली कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई, ये बहुत बार मैच करने को आया, तो इनको हल्के मत लेना। इन सब के अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ओके। और अमेंडमेंट एक्ट के ईयर भी 21st अमेंडमेंट 1967, 71st अमेंडमेंट 1992, 92nd अमेंडमेंट 2003 एंड 96th अमेंडमेंट 2012। आई होप आपको 8 शेड्यूल क्लियर हो गया होगा। 9th शेड्यूल क्या होता है, याद रखना। सबसे पहले 9th शेड्यूल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 9th शेड्यूल को संविधान में ऐड किया गया था बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, यानी कि जो 9th शेड्यूल है वो कैसे ऐड किया गया, बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि 9th शेड्यूल को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो इट वॉज एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। मेन पर्पज़ क्या था, कुछ लॉस को शील्ड करने के लिए, कुछ लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि इन लॉस को, जो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, इनको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। इस ग्राउंड पे बहुत लोग कोर्ट चले जाते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट को वॉल्यूशन करने वाला लॉ बना दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक 9th शेड्यूल बनाया। कोई भी लॉ अगर हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया है, इसका मतलब उस लॉ पे अब जुडिशरी अपनी स्क्रूटनी नहीं कर सकती, राइट। तो ये पर्पस था मेनली 9th शेड्यूल का। इसकी ज़रूरत क्या थी, जब हमारा संविधान फोर्स में आया तो बहुत सारे जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज स्टेट को लेने पड़े ना, उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था। गवर्नमेंट ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहती थी, तो बहुत सारे ज़मींदार इन लॉज को चैलेंज कर रहे थे कोर्ट में जा जाके कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट ले रहे हैं, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया जा रहा है। उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, राइट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9th शेड्यूल लाया गया और बोला गया कि ऐसे कोई भी लॉज जो है अब इन पे जुडिशरी का कोई हक नहीं है, राइट। तो ये चीज़ मेनली जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत की गई है ना। याद रखना, स्टार्टिंग में 9th शेड्यूल को सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स से जुड़े हुए लॉस को 9th शेड्यूल में डालने के लिए लाया गया था, लेकिन आगे चल के पार्लियामेंट ने और भी मुद्दों से डील करने वाले लॉस को 9th शेड्यूल में डालना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है 24 अप्रैल 1973, ठीक है। क्या होता है इसमें, याद रखना कि यहाँ पे IR कोयलो वर्सेस तमिलनाडु का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 9th शेड्यूल की प्रोटेक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हम एक कट ऑफ डेट दे रहे हैं 24 अप्रैल 1973 को, क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन हुआ था और कहा गया था कोई भी चीज़ जो संविधान के बेसिक ढांचे को हिला के रख दे, ठीक है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको, राइट। तो क्योंकि केशवानंद भारती केस का जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था, इसलिए IR कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को एक वो बना दी, इस डेट को एक बाउंड्री बना दिया। मतलब क्या है इसका, कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद डाला गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो, ठीक है। 1973 अप्रैल 24 के जो पहले वाले लॉस थे जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, ठीक है, तो याद रखना उसके पहले वाले लॉस जो है वो स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है, उसके बाद वाले लॉस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी नज़र डाल सकता है। तो 24 1973 अप्रैल जो है उसको एक बेस बनाया गया, याद रखना ये चीज़, ओके। IR कोयलो केस में ये डिसाइड हुआ। करेंटली 9th शेड्यूल में 284 लॉस को डाला गया है, ओरिजिनली 13 थे, अभी 284 है, 284 एंट्रीज़ हैं, ओके। स्टार्टिंग में सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, अभी पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉस को डाल दिया गया, अदर मैटर्स को भी डाल दिया 9th शेड्यूल में, राइट। तो 9th शेड्यूल में टोटल 284 एंट्रीज़ हैं, याद रखना। अब बात करते हैं 5th शेड्यूल यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में। शेड्यूल्ड एरियाज़ एक ऐसे एरियाज़ होते हैं, स्पेशल एरियाज़, जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन लिव करती है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है, लार्ज पॉपुलेशन किसकी, ट्राइबल की, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। ऐसे एरियाज़ को डिफ़ाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट डिफ़ाइन करते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे एरियाज़ को स्पेशल प्रोविज़न देता है, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है कि भाई उनका कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, ठीक है, या फिर उनका जो लैंड है, उनके जो कस्टम्स हैं, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया और स्पेशल तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, राइट। अभी हमारे पास देश में जितने स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें से कितने स्टेट्स में आपके ये फिफ्थ शेड्यूल हैं, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं, बताओ। ऐसे 10 राज्य हैं, 10 स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 10 राज्य हैं? आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है। ये 10 राज्य हैं। कैसे याद रखोगे? ऐसे लिख लो, ABC लिखो पहले, ठीक है, फिर ABC के बाद DEF छोड़ के GHI लिख लो, फिर JKL छोड़ के MNO लिख लो, ठीक है। MNO के बाद क्या आता है? PQR आता है, ओके। अब इसमें देखो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ABC लिखा, ठीक है। अब ABC में जिसके नीचे से ब्लू है ना, सिर्फ वही वाले हैं शेड्यूल्ड एरियाज, तो B में नहीं है, इसलिए B के नीचे T लिख लेना, तो ABC को ATC कर लेना। तो आंध्र तेलंगाना तो हो ही गया, साथ साथ छत्तीसगढ़ हो गया। इतने क्लियर हो गए। फिर ABC के बाद DEF का कोई रोल नहीं है, सीधे GHI पे आ जाओ। अब GHI में G और H है, यानी कि गुजरात और हिमाचल तो है, बट I का कोई रोल नहीं है, इसलिए I के नीचे हमने J लिख दिया, ओके। याद रखना, जितने भी ABC हैं, GHI हैं, MNO हैं, इनमें से तीनों में से सिर्फ 2 पे ही हैं। जैसे यहाँ पे A और C ही है, सिर्फ B नहीं है, तो B की जगह हमने T कर दिया। GHI में G और H तो हैं, बट I नहीं है, तो I की जगह हमने J कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे JKL छोड़ा, MNO आ गया। तो MNO में N पे कुछ नहीं है, M और O से हैं, एक तो MP, एक उड़ीसा, और एक और N की जगह M ऐड कर दो तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है PQR में PQ से कुछ नहीं है, R से कर दोगे राजस्थान। इस तरीके से लिख लोगे ना एक बार, तो अपने आप याद हो जाएगा आपको, ओके। ABC के बाद DEF छोड़ा, GHI लिख दिया, GHI के बाद ABCDEF GHI, JKL छोड़ दो, MNO लिख दो, राइट। फिर PQR लिख दो, ये काट देना, यहाँ पे ये काट देना, नीचे जा लिखना लिख देना। 1-2 बार ऐसे खुद से बना लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन आएगा कि कौन डिसाइड करता है कि ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर करना है कि नहीं? तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा एरिया शेड्यूल्ड एरिया है। प्रेसिडेंट चाहे तो जो शेड्यूल्ड एरिया है उसका अल्टरेशन भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा एरिया ऐड कर सकते हैं, उस एरिया को कम भी कर सकते हैं, राइट। या फिर कंप्लीटली शेड्यूल्ड एरिया का जो स्टेटस है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा करने से पहले उनको पहले जो भी स्टेट के गवर्नर है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे गवर्नर को एक स्पेशल पावर दी गई है कि गवर्नर चाहे तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए किसी भी लॉ को, शेड्यूल्ड एरिया के रिगार्डिंग अगर वो लॉ है तो गवर्नर उस लॉ को रिपील भी कर सकता है, अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकता है पार्लियामेंट को, राइट। तो ये सारी बातें याद रखना। अगर शेड्यूल्ड एरियाज़ को लेके वो लॉ है, तो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का है चाहे पार्लियामेंट का है, तो गवर्नर ऐसे किसी भी रेगुलेशन लॉ को रिपील या अमेंड कर सकता है, बट प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, ओके। गवर्नर को तभी एक्ट करेगा जब प्रेसिडेंट से मंजूरी मिलेगी, ओके। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना कि ये जो गवर्नर की स्पेशल पावर है टू प्रिवेंट लैंड ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ये पावर क्यों दी गई है गवर्नर को? ताकि जो ट्राइबल लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके और वो अपने लैंड की रक्षा कर सकें, राइट। अगर रेगुलेशन अच्छे से होगा तो शायद ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल आके कब्जा ना करें, राइट। तो यहाँ पे भी गवर्नर की स्पेशल पावर है। जो 6 शेड्यूल एरियाज़ होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं। सिर्फ 4 स्टेट से डील करता है 6 शेड्यूल, वो है मातम। कैसे याद रखोगे? जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो कई बार बहुत सारे फेस्टिवल्स में मातम मनाते हैं, जैसे दिवाली में मातम मनाते हैं वो लोग, तो मातम मनाना ही उनका फेस्टिवल है, राइट। तो मातम याद रखना, MATM, ओके। कौन कौन सा? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, MATM। ये 4 स्टेट से डील करता है हमारा 6 शेड्यूल। और याद रखना यहाँ पे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं इन ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ताकि इनका ट्राइबल कल्चर जो है वो सेव रहे और मेंटेन रहे, इनका ट्राइबल कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, ओके। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनका अपने लोकल अफेयर्स पे इनको थोड़ी पावर दी जाए, थोड़ा कंट्रोल दिया जाए, इसलिए 6 शेड्यूल बनाया गया है, राइट। तो यानी कि जहाँ 5th शेड्यूल में मेन रोल होता है गवर्नर का, वहाँ पे 6 शेड्यूल जो है उसमें जो मेन पावर दी जाती है वो ट्राइबल लोगों को ही दी जाती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही दे दी जाती है, गवर्नर को नहीं, ठीक है। तो इनका जो आर्टिकल लिंक्ड है 244 क्लॉज 2 to 21 इनसे डील करता है, राइट। आपको बस इतना याद रखना है कि 242 किससे डील करता है? 6 शेड्यूल से। इसमें बताया गया है कि ये 4 एरियाज़ का, 4 ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो गया, ठीक है।
कैसे होगा मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चीज़ 244(2) में दी गई है, तो ये आर्टिकल याद रखना बस। 275(1) में तो ये बोला गया कि जैसे जो ग्रांट्स आएंगी सेंटर से स्टेट्स में, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब या ट्राइबल एरियाज के वेलफेयर के लिए, उनका जिक्र किया गया 275(1) में। तो ये दो आर्टिकल कहीं ना कहीं इससे मैच करते हैं। याद रख पाओ तो याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 6 शेड्यूल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स का। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या होती हैं? याद रखना कि यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक ऑटोनोमस रीजन्स में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। सेल्फ गवर्नेंस के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती हैं, उनके अंदर भी और डिवीज़न की जरूरत होती है, तो वो लोग उसके अंदर ऑटोनोमस रीजन्स ही बना लेते हैं, राइट। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, कहीं ना कहीं जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, ठीक है। इसको इस तरह समझो कि भाई एक मिनी लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मिनी लोकल गवर्नमेंट। किसके लिए? ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो रूल्स वगैरह बनाएगा ना, कि कैसे लैंड में क्या होगा, फॉरेस्ट में क्या होगा, मैरिज में क्या होगा, सोशल कस्टम्स क्या होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ये काम है रूल्स वगैरह बनाने का। ओके, याद रखना इस चीज़ को। अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कौन कंट्रोल करता है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कंट्रोल करते हैं इसके मेंबर्स। इसमें लगभग 30 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें जो है ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाई एडल्ट सफरेज, यानी कि इलेक्शन होता है इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर बनने के लिए, राइट। क्या गवर्नर किसी को नॉमिनेट कर सकता है? यस, कुछ मेंबर, मैक्सिमम 4 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। इतनी ही पावर गवर्नर के पास है रिगार्डिंग 6 शेड्यूल। ओके, सो ये सारी बातें आपको 5th और 6th शेड्यूल के बारे में पता होनी चाहिए। 5th शेड्यूल में 10 राज्यों की बात होती है, 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों की बात होती है, MATM। ओके, यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस को जोर दिया जाता है। 5th शेड्यूल में गवर्नर ही सब संभालते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, कन्फ्यूजन दूर रख लेना। क्वेश्चन आएगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, रीजनल ऑटोनॉमस रीजन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब 5th शेड्यूल में बनाए जाते हैं या 6th शेड्यूल में? तो याद रखना ये सब 6th शेड्यूल में बनाए जाते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स। गवर्नर मैक्सिमम कितने को नॉमिनेट कर सकता है? 4 को। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमें जो शेड्यूल वाला टॉपिक है, राइट, ये जो शेड्यूल वाला टॉपिक है इसको हमने फिनिश कर लिया। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना ट्रिक से, सारे शेड्यूल याद रखने चाहिए मैच करने में आए तो। और कुछ शेड्यूल्स की डिटेल जैसे 9th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, ठीक है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इनकी आपको डिटेल्स ही पता होनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखना, मैं बताना भूल गया आपको, ये जो 2nd शेड्यूल होता है, मैंने बताया सैलरी एमॉल्वमेंट्स की बात करता है। किसकी सैलरी की बात करता है ये 2nd शेड्यूल? याद रखना ये 2nd शेड्यूल जो है सभी की सैलरी, चाहे वो प्रेसिडेंट या गवर्नर हो, ठीक है, चाहे वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो लोकसभा के, चाहे वो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा के। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा चाहे वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, इन सभी की सैलरी अलाउंसेस की बात करता है 2nd शेड्यूल। कौन कौन हो गए? प्रेसिडेंट या गवर्नर हो गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इतने लोग तो हो गए। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, राइट। इसके अलावा हमारे कैग हो गए, CAG। इन सभी की सैलरी अमेंडमेंट से डील करता है हमारा 2nd शेड्यूल। याद रखना इस चीज़ को कि किसकी किसकी सैलरी से डील करता है। 3rd शेड्यूल में किसको किसको ओथ मेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। ऑलवेज नहीं तो एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो याद रहे, है ना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री एक्ट्स। सबसे पहला एक्ट जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954, राइट। ये एक्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं क्योंकि इस एक्ट को अभी रिपील कर दिया गया है। क्यों बनाया गया था ये लॉ? ये लॉ जो फूड में अडल्ट्रेशन हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप फूड के अंदर कुछ मिलावट करके तो नहीं बेच रहे हो, कोई भी इन्फीरियर सब्सटेंस तो नहीं मिला दिया जो हार्मफुल हो, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें, ऐसी प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लाया गया था 1954 में। ये एक्ट 1954 में लाया गया था, लागू हुआ था 1955 में, लेकिन इसको 2011 में रिपील कर दिया गया क्योंकि ये जो प्रोविजंस थे इस एक्ट के इनको मर्ज कर दिया गया अंडर FSAI एक्ट ऑफ 2006। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाला जो एक्ट है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला जो एक्ट है 2006 का, उसमें इसके प्रोविजंस को मर्ज कर दिया गया, राइट। जितनी भी फूड सेफ्टी रेगुलेशन जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इतनी बातें आपको इस एक्ट के थ्रू पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्ट से आया था 2006 में आया था, ठीक है। उसके बाद 2011 में तो इसको रिपील ही कर देगा, तो इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर आ सकता है कि ये इस एक्ट को कौन से एक्ट ने बेसिकली रिप्लेस किया, तो 2006 का जो हमारा
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट है, उसने कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस करा है। ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। ओके, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। याद रखना, जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो MPPCS के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन दिखेंगे उसमें बहुत सारे इसका ये सेक्शन बताओ, इसका ये सेक्शन बताओ, तो उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि MPPCS के सिलेबस में थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनटचेबिलिटी, अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलग से पूरा टॉपिक दिया गया है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलग से टॉपिक है। तो उसमें ना डीप में सेक्शन 5 क्या बोलता है, सेक्शन 2 इस एक्ट क्या बोलता है, इस तरह के क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चन को ऐसे काट देना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि UPPCS में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं इतना पढ़ लोगे तो UPPCS के एग्जाम में अगर इस एक्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, घटना चक्र के सारे क्वेश्चन जितने भी MPPCS के दिए हैं इस एक्ट से जुड़े हुए या किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हो, उन चीज़ों को आप इग्नोर कर देना, काट देना। ठीक है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जितनी चीज़ें मैं यहाँ लिखा हूँ उसको कर लेना, और जो UP वगैरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको कर लेना। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 है किस बारे में, क्या बोलता है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है इसका पर्पज़ है किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने पे पनिशमेंट देना। ठीक है, यानी कि सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। राइट, ये चीज़ याद रखना भाई। संविधान का जो आर्टिकल 17 है उसके तहत अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, तो उसके बावजूद कोई अनटचेबिलिटी करे उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा ना। तो कौन से एक्ट के तहत दी जाएगी पनिशमेंट? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 के तहत। राइट, कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो। और इसमें लिखा हुआ है कि जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये कॉग्निजेबल का मतलब होता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करते हो तो पुलिस बिना किसी वारंट के आपको घसीट के लेके जा सकती है। और साथ साथ ये भी याद रखना, इसमें जो ट्रायल होगा बहुत समरेरली होगा। ट्रायबल समरेरली मतलब जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा, बहुत तेज़ी से इसमें जजमेंट आएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो जजमेंट सुनाते हैं ट्रायल का वो कौन होते हैं? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, अगर मेट्रोपोलिस का केस है तो और अगर वहाँ का केस है तो मेट्रोपोलिस का केस है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस का ट्रायल को डील करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डील करेंगे। तो याद रखना मजिस्ट्रेट के अंडर ये केस आएगा। अंडर द एक्ट ऑल ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल एंड पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट इसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकता है। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर कंपनीज कोई ऑफेंस कमिट करे तो, ठीक है, अगर कंपनी जो है कोई ऑफेंस कमिट करती है, राइट, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कंपनी अफेयर्स के लिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त, चाहे वो डायरेक्टर हो कंपनी का, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, उसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसे ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्ट्स कंडीशन। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, जिसके ऊपर भी मतलब जो भी ऑफेंस करेगा वो पकड़ा जाएगा। राइट, जो भी कंपनी को उस समय रन कर रहा है उसके अफेयर्स को, वही पकड़ा जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, ये एक्ट फोर्स में आया था 2006 में। नाम से ही पता है कि वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई करे उसको सज़ा सुनाने के लिए यही एक्ट है एक। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी आपको कि ये वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने वाला एक्ट है, 2005 में आया है। वुमेन के जो भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 15, 21, लिव विद डिग्निटी, इन सभी की रक्षा करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। ओके, इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए इंडिया एक कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, जिस कन्वेंशन का नाम है सीडॉ। सीडॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ओके, सीडॉ इसका सिग्नेटरी है इंडिया। ये जो सीडा कन्वेंशन है इसका सिग्नेटरी होने के नाते इंडिया को ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। राइट, इस एक्ट में क्या डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है? यस, डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन भी किया गया है, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, इकोनॉमिक हो, मेंटल अब्यूज़ हो, वो सभी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आती हैं। इस लॉ की खास बात यह है कि इसमें जो अग्रीव्ड वुमेन है उसका स्टेटमेंट ही काफ़ी है, उसको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कह दिया मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो हुआ है। ठीक है, मतलब विक्टिम को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुद को उसने बोल दिया तो बस वही है। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या है? ब्रिटिशर्स मानते थे कुछ ट्राइब्स हैं जो कि जन्म से ही क्रिमिनल होती हैं, उनसे बचने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया था अंग्रेज़ों ने 1871 में, और इसको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सपेंड किया गया था। ठीक है, बंगाल वगैरह तक बाद में फैल गया है। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का लॉ था ये,
कि कुछ ट्राइब्स को जो है क्रिमिनल मानते थे वो लोग, कि हमेशा से क्रिमिनल है, तो इनके अगेंस्ट लॉ हमेशा होना चाहिए। आज़ादी के बाद 1947 में इस एक्ट को हटाया गया और जो ट्राइब्स जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था उनको डी नोटिफाई किया गया। ऐसा नहीं है क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं है तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो पढ़ते हो ना, तो वही है कि इस एक्ट को हटाने के बाद जो ट्राइब्स के नेम इस एक्ट में डाले गए थे उनको डी नोटिफाइड ट्राइब बोला गया कि आप एज ए क्रिमिनल नोटिफाइड नहीं हो, डी नोटिफाइड हो चुके हो, राइट। तो डी नोटिफाइड ट्राइब यही है। जब इस एक्ट को हटाया गया तो डी नोटिफाइड बन गई ये क्रिमिनल ट्राइब्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, हिस्टोरिकल एक्ट है, हिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। 1871 कैसे याद रखोगे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में आया था? ऐसे एक एक्ट ने एक साथ सभी ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया। एक एक्ट यानी कि एक आर्ट ने एक साथ, ठीक है, एक साथ सभी ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो एक एक्ट एक साथ, याद रहेगा ना ये चीज़, ट्राइब्स इज इक्वल टू क्रिमिनल, इतना ही याद रखना। 1871 मैच करने को आ जाए तो हमेशा पता होना। ये वाला एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज़ एक्ट, फेमस है ये SC ST एक्ट के तौर पे। 1989 का एक्ट है, स्पेशल लॉ है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ से, किसी भी तरह के वायलेंस से बचाने के लिए। कब लागू हुआ था ये? 11 सितंबर 1989 को ये लागू हो गया था। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया था इसको, प्रेसिडेंट ने इसको हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया था ये 11 सितंबर 1989 को। फोर्स में आया था 30 जनवरी 1990 को। ओके, यानी कि ये एक्ट पास हुआ 1989 में और फोर्स में आया 1990 में। इस एक्ट के तहत रूल्स कौन बनाएगा? रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना याद रखना। कैसे इंप्लीमेंटेशन हो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया, नोटिफाई किया, राइट। इस एक्ट में एक सेक्शन 18 है जिसमें प्रोहिबिट किया गया है एंटीसिपेटरी बेल को। अगर कोई अक्यूज़ है इस एक्ट के तहत, SC ST एक्ट के तहत कोई अक्यूज़ है, किसी पे इल्ज़ाम लगा है, तो उसको कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि कोर्ट जो है, कोर्ट से पूछ सकते हो आप कि भाई हमें जो है अरेस्ट से प्रोटेक्शन दे दीजिए, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते इस वाले केस में। सेक्शन 18 में लिखा हुआ है, राइट। सेक्शन 18 में लिखा हो कि एंटीसिपेटरी बेल जो है जनरली इस एक्ट के अंतर्गत अलाउड नहीं है, ओके। इसके अलावा कौन इन्वेस्टिगेट करता है? तो याद रखना रूल नंबर 7 जो इस एक्ट का है, 1995 में इस एक्ट को लेकर रूल्स बनाए गए, तो उसमें ये बोला गया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनसे नीचे का पुलिस ऑफिसर इस एक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इस एक्ट को DSP या फिर उससे हायर रैंक के लोग ही इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे कम रैंक के लोग नहीं। इन्वेस्टिगेशन में जो मिनिमम है वो DSP के रैंक तक का आदमी कर सकता है, ओके। अंडर सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करके, ठीक है। ये स्पेशल कोर्ट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ताकि SC ST एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल के लिए एक कोर्ट बनाया जा सकता है, राइट। तो याद रखना स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है सेक्शन 14 के तहत। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो याद रखना कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ताकि इस एक्ट के तहत ट्रायल जो है ऑफेंसेस की वो जल्दी जल्दी हो जाए, राइट। आई होप आपको ये जो SC ST एक्ट ऑफ 1989 है ये समझ आ गया होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, 1955 का है। ये एक्ट किसे डील करता है? जो हिंदुओं में मैरिज होती है उससे डील करता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और हिंदुओं में क्या कंडीशन दी गई है, कैसे मैरिज होगी, कैसे डिवोर्स होगा, वो सारी चीज़ें हिंदू मैरिज एक्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये 1955 में लागू हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट, ओके। इसके अलावा एक और एक्ट है 1956 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। ये डील करता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से, प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगी, तो कौन सक्सीड करेगा प्रॉपर्टी, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो, ठीक है। किसी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, कैसे डील करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 से, याद रखना। इसके अलावा एक सती प्रिवेंशन एक्ट तो पता ही है आपको कि भाई सती को पूरी तरह से बैन करना है, पनिश होगा, कोई सती होगा तो पनिश किया जाएगा, राइट। ये चीज़ें, ये एक्ट कब आया था? 1987 में आया था, 1988 में लागू हुआ था। तो ये सारे ईयर याद रखना, ये वाला 1955 का है, ये वाला 1956 का है और सती वाला 1988 का है, ओके, याद रखना इस चीज़ को। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत पॉपुलर है, कब फोर्स में आया? 12 अक्टूबर 2005 को। ये एक लीगल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना, ठीक है। सरकार से जवाब मांगना, किसी पब्लिक अथॉरिटी से जवाब मांगना, ये आपका लीगल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि फंडामेंटल राइट भी है, बट एग्जाम में है तो आप लीगल राइट ही मारना, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना। इससे जो जुड़ा हुआ केस है वो है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 से जुड़ा हुआ केस है। एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी वजह से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, जिसने बहुत मेहनत करी, उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं एक तरह का सोशल मूवमेंट था, जिसने ग्रास रूट लेवल पे कहीं ना कहीं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की डिमांड थी उसको और ज़्यादा मजबूत किया। तो क्वेश्चन आता है कि मजदूर किसान सभा संगठन को किसने फाउंड किया था? तो 1990 में अरुणा रॉय, निखिल दे एंड शंकर सिंह, इन तीनों ने मिल करके मजदूर किसान शक्ति संगठन का गठन किया था। ओके, किसने? अरुणा, निखिल और शंकर ने। ओके, इन तीनों का नाम याद रखना बहुत आसान है। देखो, पहला वर्ड क्या है? मजदूर। मजदूर में क्या आ रहा है? आर आ रहा है, ऊ आ रहा है। वैसे देखो, आर ऊ, मजदूर का आर और ऊ यहाँ पे भी है, मजदूर में भी आर और ऊ आता है, यहाँ भी आर ऊ है, राइट। वैसे ही किसान, किसान में क्या है? के और आई आ रहा है। निखिल, निखिल में भी के और आई आ रहा है, राइट। शक्ति, शंकर, बस इतना ही याद रखना है, मजदूर किसान शक्ति, ठीक है। अरुणा, निखिल, शंकर, इस तरह से तीनों नाम याद रखना, ठीक है। ये मतलब किससे जुड़ा हुआ है? राइट टू इन्फॉर्मेशन से, बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। ओके, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था, कब का था? 2005 का। इसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। बहुत लोग कहते हैं कि डाइल्यूट किया गया आरटीआई को कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट के पहले जो है, जो आरटीआई एक्ट 2005 था, उसके तहत जो सीआईसी होते थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे, ठीक है, तो इनका फिक्स टर्म होता था 5 ईयर्स का, ठीक है। चाहे सेंट्रल लेवल चाहे स्टेट लेवल पे इनका फिक्स 5 ईयर का टर्म होता था। क्या हुआ कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसने ये 5 ईयर टर्म जो फिक्स होता था ना, इसको रिमूव कर दिया, राइट। रिमूव द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ हैविंग 5 ईयर्स टर्म्स। अभी क्या हो गया है? अभी ऐसा हो गया, इनका टर्म तब तक रहेगा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब करेंगे तब तक टर्म रहेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना, इसलिए कहीं ना कहीं डायल्यूट करता है आरटीआई एक्ट को ये अमेंडमेंट। अब इतना आसान भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी टर्म, इसका मतलब भी बिल्कुल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब सीआईसी या आईसी को रिमूव कर सकती है। रिमूवल प्रोविजंस अभी भी जो आरटीआई एक्ट में लिखे हुए हैं उस तरीके से रिमूवल होगा। इतना ईजी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका टर्म फिक्स टर्म हटा दिया तो बड़े आसानी से जब चाहे रिमूव कर दिया। आरटीआई एक्ट में जो रिमूवल का तरीका मेंशन है उसके थ्रू ही रिमूव कर सकते हो आप। ओके, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आपको समझिए, ग्रीन है मतलब एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए जो ट्राइब्यूनल बनाया गया होगा उसी के लिए है, हाँ? जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड मुद्दे हैं उन्हें एनजीटी में जाते हैं, चाहे कहीं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा हो, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है, उसके कंपनसेशन की बात की जा रही है, तो लोग इस सब चीज़ों को लेकर आवाज़ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में गुहार लगाते हैं। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2010 में, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया था 2010 में, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जब ये एक्ट बनाया गया था ना, उस टाइम इंडिया जो है दुनिया भर में 3rd ऐसी कंट्री बनी जिसने ऐसा डेडिकेटेड एनवायरनमेंट के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाया। इंडिया से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐसा कोई ट्राइब्यूनल बनाया था जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेटेड हो। इंडिया इज़ द 3rd कंट्री टू डू दैट, राइट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो प्राइमरी जो बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इनकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इनकी 4 और बेंचेस हैं। सेंटर में बात करें तो भोपाल में, ईस्ट में बात करें तो कोलकाता में, साउथ में बात करें तो चेन्नई में, और वेस्ट में बात करें तो पुणे में। ये चारों वेस्ट बेंचेस तो हैं, बट जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है। ये भी आप नोट कर लेना, जस्ट इन केस पूछा जाए तो। ओके, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996, नाम से पता चल रहा है जो पंचायत हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी। तो शेड्यूल्ड एरियाज़ में पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए 1996 में एक रूल्स बना के एक लॉ एक्ट इनैक्ट किया गया। क्या नाम था उसका? पीसा एक्ट। ओके, बेसिक पर्पस इस एक्ट का यही था, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में रहती हैं उनका अपने लोकल अफेयर्स पे और ज़्यादा कंट्रोल बढ़े, राइट। सो नॉर्मली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें इलेक्टेड लोकल बॉडीज चुनी जाती हैं, उन्हीं के थ्रू रन करती हैं। लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो पीसा है, जो पीसा एक्ट है, वो ग्राम सभा को एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है, ठीक है। ग्राम सभा को इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए देता है क्योंकि ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम्स में ऐसे ही होता था, राइट। तो जो भी लोकल अफेयर्स मैनेज करने हैं, जो भी विलेज को गवर्न करना है, वो सब ग्राम सभा अपने तरीके से करेंगे। ओके, तो याद रखना, पीसा एक्ट में सबसे पावरफुल किसको बनाया गया है? ग्राम सभा को। इतना याद रखोगे काफ़ी। कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को, आपको पता है डिफरेंट टाइप के हमारे कंट्रीज़ में वेजेस को लेके एक्ट होते थे, लेबर लॉज होते थे। उन लेबर लॉज को हमने कन्वर्ट कर दिया कोड ऑन वेजेस में 2019 में। तो कौन कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936,
मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। इन चारों को रिप्लेस किया गया है बाय कोड ऑन वेजेस इन 2019। इतना ही याद रखना है। ओके, ये पूछा जाता है कि इसको रिप्लेस किया है। लास्टली हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट है 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो ओरिजिनल एक्ट था 1986 का वो तो गवर्नमेंट ने पास किया ही था, लेकिन इसमें कंज्यूमर की प्रोटेक्शन सच में हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि मान लो आपने फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, और वो सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, सेलर ने आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया है या फिर उसकी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंज्यूमर जो कंज्यूमर इनका है सेंटर, वहाँ पे जाके रेमेडी सीख कर सकते हो। राइट, कंज्यूमर फोरम में जा कर के आपने फाइल कर दी कंप्लेन, तो आपको थोड़ी फी दे के आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट, फूड टेस्टिंग कर सकते हो इसके तहत। कहीं आपको लगे फूड खराब मिला, फूड टेस्टिंग करना भी आपका कंज्यूमर के तौर पे राइट है। ठीक है, सैंपल कलेक्ट कर सकते हो फूड का। फूड टेस्टिंग के लिए आजकल बहुत सारे चैनल्स टेस्टिफाइड वगैरह कर भी रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में थी। राइट, इसके अलावा अगर आप जो कंज्यूमर है जिसकी डेथ हो गई, राइट, मान लो कोई कंज्यूमर है उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो भी लीगल हियर है वो फाइल कर सकता है कंप्लेन कंज्यूमर फोरम ऑन हिज बिहाफ। ओके, तो अभी क्या हुआ, 2019 में 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 आ गया, 1986 वाले को रिप्लेस कर दिया। क्या ज़रूरत थी भाई, ये एक्ट था तो अच्छा, कोई दिक्कत हो आप कंप्लेन फाइल करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मगर टाइम चेंज हो गया। पहले दिक्कतें होती थी कैश पेमेंट में, ट्रेडिशनल मार्केट्स होती थी, फिजिकल शॉप्स होती थी। अभी सब कुछ ज़माना ऑनलाइन हो गया। अभी आपकी लड़ाई इन लोगों से नहीं, अभी आपकी लड़ाई बड़े लोगों से है। अमेज़न में धोखाधड़ी चल रही है, फ्लिपकार्ट पे चल रही है, ऑनलाइन पेमेंट में धोखाधड़ी चल रही है। तो इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है इस एक्ट को, इसलिए नए तरीके से लाया गया है, जिसमें हमने ई कॉमर्स को ऐड किया जो कि पहले कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एग्जेजरेट करके अपने क्लेम्स दिखा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ये कर देगा वो कर देगा, ठीक है, 3 दिन में आपके गंजे वालों को एकदम घना कर देगा, ऐसे कोई क्लेम कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी अलाउड नहीं है। राइट, 2019 वाले एक्ट में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उसको फास्ट भी किया गया है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। राइट, इसमें अथॉरिटी बनाई गई है CCPA करके, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है CCPA करके। ठीक है, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये डिफरेंस था मेनली, इसलिए 2019 में एक्ट लाया गया। बाकी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में होनी चाहिए, 1986 के बारे में। ओके, और 2019 क्यों लाया गया ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कंप्लेन कहाँ फाइल करनी है, कंज्यूमर फोरम में। ओके, कोई भी प्रोडक्ट में अगर मॉल फंक्शन होता है या फेल्योर होता है तो इसके लिए थोड़ी सी स्मॉल फी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, फूड सैंपल लेना फूड टेस्टिंग के लिए अलाउड था अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड से इट टू योर सेल्फ वेरी लाउडली दैट आई डिड इट। थैंक यू।